नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को लेकर। दोस्तों फर्स्ट पेपर है अर्थशास्त्र का। फर्स्ट पेपर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। विकास का अर्थशास्त्र एवं भारत में आर्थिक नियोजन। दोस्तों जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित 2023 का न्यू एडिशन है। दोस्तों आप अंत तक बने रहे। आज की क्लास में पूरी सीरीज का विश्लेषण होने वाला है। दोस्तों कौन कौन से सवाल वन वीक सीरीज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी सवालों पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और बाद में निबंधात्मक। दोस्तों बारी बारी से सभी की बारी आएगी और वही सवाल लेंगे आज के क्लास में जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। दोस्तों तो उन्हीं सवालों पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, तो आप अंत तक जुड़े रहे दोस्तों। और बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए दोस्तों हर क्लास का आयोजन इस प्लेटफॉर्म पर किया जाता है, तो आप चैनल पर जाइएगा और प्लेलिस्ट में वास्तव में देखिएगा कि कितनी क्लासें हुई है और कौन कौन सी होती है। तो उसी हिसाब के दोस्तों उसी हिसाब से चैनल से जुड़ जाइए। और वास्तव में मैं आप सभी के सामने हर वर्ष इसी प्रकार सीरीज का विश्लेषण होता रहेगा। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास में अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के साथ में तो चलिए। तो दोस्तों आज के क्लास का पहला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा देनी है। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में से इंपॉर्टेंट भी सवाल बनता है। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का अभिप्राय उस क्षेत्र से होता है जिसका स्वामित्व, प्रबंधन, संचालन एवं नियंत्रण सरकार या सार्वजनिक सत्ता के हाथों में होता है। यानी दोस्तों कि सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सभी के हित के लिए वो सार्वजनिक क्षेत्र होता है। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र का अभिप्राय उस क्षेत्र से होता है जिसका स्वामित्व यानी उसका अधिकार, जिसका भी अधिकार, प्रबंधन, संचालन, यानी उस क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसका प्रबंधन होना, उसका संचालन, उसका नियंत्रण सरकार या फिर सार्वजनिक सत्ता के हाथों में होता है, अपने हाथों में नहीं, किसी सरकारी हाथों में होता है। तो इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष सरकारी उपक्रम, राष्ट्रीयकृत उद्योगों, बैंक एवं सार्वजनिक निगम आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो इस क्षेत्र में सरकारी सभी उद्यमी के रूप में आकर काम आती है। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों में हम देखें तो वैसे सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है जो किसी गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जिसका नियंत्रण किसी सार्वजनिक सत्ता के हाथों में होता है और वहां पर एक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत उद्योग, बैंक, सार्वजनिक निगम आदि आते हैं, उसको सम्मिलित किया जाता है। तो यही क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की परिभाषा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा सवाल है कि दो नवीनीकरण संसाधनों के उदाहरण दीजिए। दो नवीनीकरण संसाधनों के उदाहरण दीजिए। दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, नवीनीकरण और एग्जाम में भी पूछा जाता है। दोस्तों नवीनीकरण क्या होता है कि नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जो पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं। दोबारा एक बार प्रयोग में लाने के बाद में दोबारा उस संसाधनों को प्रयोग में ला सकते हैं, अर्थात इसका निर्माण निरंतर होता रहता है। यानी एक बार निर्माण होने के बाद में दूसरी बार और निर्माण होता है और हमारे उपयोग में आता है, तो वो क्या होता है, नवीनीकरण, यानी बार बार निर्माण होता है। वापस उसको यूज में लेते हैं और वापस यूज में लेने के बाद में और भी क्या हमारे काम में हो जाता है, यानी कि वापस आ जाता है। तो वो क्या होता है, दो नवीनीकरण संसाधन है। प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप ये संसाधन बनते रहते हैं, यानी प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप ये संसाधन बनते रहते हैं, मौसम के हिसाब से या फिर रेगुलर बनते ही रहते हैं। उसका निरंतर उपयोग होता रहता है, उसका निरंतर उपयोग भी होता रहता है। इसी से कुछ विद्वानों ने इन्हें असमाप्य या अक्षम संसाधन का नाम दिया। दोस्तों नवीनीकरण संसाधनों को कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ विद्वानों ने इसे क्या कहा कि असाम्य या फिर अक्षय संसाधन, यानी कि कभी खत्म न होने असाम्य संसाधन, ठीक है, इसका नाम दिया। और इसके अंतर्गत प्राकृतिक क्रियाओं से संबंधित संसाधन जैसे जल। दोस्तों एक जल एक ऐसा संसाधन है हमारे लिए जो कैसा एक नवीनीकरण है, यानी बार बार इसको उपयोग में हम तो लेते रहते हैं लेकिन वापस आता रहता है, यानी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत, नवीनीकरण के अंतर्गत आता है। और सौर ऊर्जा। दोस्तों सौर ऊर्जा जो हमें सूर्य की सहायता से प्राप्त होती है, ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक है। तो ये सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो एक बार यूज हम तो रेगुलर करते रहते हैं लेकिन बार बार ये हमारे काम में आती रहती है और खत्म नहीं होती है। जैसे कि ज्वार भाटा आ सकती, पवन ऊर्जा। दोस्तों पवन हमेशा चलती है, तो पवन ऊर्जा भी हमेशा आती रहती है। जैसे कि मृदा। दोस्तों मृदा भी कभी खत्म नहीं होती है, उसका उपयोग होगा तो खत्म होगी वापस आएगी, खत्म होगी वापस आएगी। तो ये क्या है, नवीनीकरण है, यानी उसका नवीनीकरण बार बार होता रहता है। वनस्पति आदि प्रजनन रत जैव संसाधन सम्मिलित किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत जल विद्युत भी सम्मिलित की जाती है। जल विद्युत भी इस नवीन जल विद्युत यानी जल के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है, तो जल आता रहता है और पंखे घूमते रहते हैं, वो जनरेटर घूमता रहता है और नवीनीकरण यानी ऊर्जा बनती रहती है। तो ये क्या होती है, जो जल विद्युत ऊर्जा है तो वो बनती रहती है। तो ये भी क्या है, नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत। इसके संबंध में यह तर्क है कि जब तक जल प्रवाहित है, इससे संबंधित यह भी कथन है, यह भी तर्क है
कि जब तक जल है वो प्रवाहित है नदियों में, झरनों में, जल विद्युत उत्पादन संभव है। जब तक नदियों झरनों में जल चलता रहता है तो विद्युत उत्पादन संभव है, उत्पादन संभव होता रहेगा। इस संसाधनों को प्रवाही संसाधन भी कहा जाता है, प्रवाही, ठीक है, प्रवाही संसाधन कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होता है दोस्तों? पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरण का प्रदूषण आप जानते भी होंगे, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पर्यावरण को प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से प्रदूषित करने वाला प्रक्रम जिसके द्वारा पर्यावरण, स्थल, जल अथवा वायुमंडल का कोई भी भाग, यानी स्थल, जल, वायुमंडल का कोई भाग इतना प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित होता है, सॉरी दोस्तों, यानी जल, स्थल, वायुमंडल, इन सभी का जो भाग है वो अधिक प्रभावित होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। जल, स्थल, वायुमंडल का भाग है वो इतना अधिक प्रभावित होता है, ये बता रहा है कि इतना अधिक प्रभावित होता है कि वह उसमें रहने वाले जीवों या पादपों के लिए अस्वास्थ्यकर, यानी कि जो भी वातावरण है, जल है, अगर जल को प्रदूषित करेंगे तो उसमें रहने वाले, जल को पीने वाले, अपनी प्यास को बुझाने वाले जो जीव होते हैं, तो उसके लिए क्या अस्वास्थ्यकर, अशुद्ध, असुरक्षित, संकटपूर्ण हो जाता है, अथवा दोनों की संभावना होती है। या तो संकटपूर्ण होगा या फिर असुरक्षित होगा या फिर अस्वास्थ्यकर होगा, ये कुछ भी। वो अगर वायुमंडल स्वस्थ नहीं होगा, जल स्वस्थ नहीं होगा, स्थल स्वस्थ नहीं होगा, तो ये इसमें से कोई ना कोई तो समस्या उस जीव में उत्पन्न हो जाएगी, या फिर ये तीनों समस्या उत्पन्न हो सकती है। पर्यावरण प्रदूषण सामान्यतः मनुष्य के इच्छित अथवा अनिच्छित कार्यों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में अवांछित एवं प्रतिकूल परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है। मनुष्यों, जीवों, पादपों के लिए अवांछित, अहितकर हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को दो प्रधान वर्गों में बांटा गया है। एक तो भौतिक प्रदूषण जो एक भौतिक चीज़ों के द्वारा होता है, और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जैसे भौतिक परिवर्तन। भौतिक प्रदूषण में कौन कौन से आता है? जैसे स्थल प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो ये होते भौतिक, भौतिक वातावरण है, ठीक है। स्थल क्या है? एक भौतिक स्वरूप है, तो एक भौतिक वातावरण। जल क्या है? एक भौतिक स्वरूप है, ठीक। तो ये क्या हो गया? भौतिक प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषण भौतिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भौतिक। एक तो है मानवीय प्रदूषण, जैसे कि सामाजिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण, जातीय प्रदूषण, धार्मिक प्रदूषण, आर्थिक प्रदूषण। सामान्य अर्थों में पर्यावरण प्रदूषण का प्रयोग भौतिक प्रदूषण के संदर्भ में किया जाता है। दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे, अपना अगला सवाल है, सवाल नंबर 17 कि 12वें योजना आयोग के उपाध्यक्ष का नाम बताइए। 12वें योजना आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। 12वें योजना आयोग के अध्यक्ष का नाम है श्री माटेक सिंह आहलूवालिया। श्री माटेक सिंह आहलूवालिया 12वें योजना आयोग के उपाध्यक्ष है। तो सब 5वां है कि NITI क्या है? तो NITI एक योजना है, और योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने के इरादे की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2017 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कही थी। मंत्री किसके द्वारा कहा गया था कि NIT के बारे में एक ये योजना आयोग के स्थान पर, एक योजना आयोग था, उसके स्थान पर एक नई संस्था लाने के इरादा, इसका इरादा क्या है? NITI का इरादा ये है कि एक योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था के लाने की इच्छा से, इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2017 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में बात ये कही थी कि मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत यह नई संस्था 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आ गई है। इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तनशील संस्था, राष्ट्रीय भारतीय संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नाम दिया गया है। आमतौर पर नीति आयोग के नाम इसे जाना जाता है, इससे NITI को नीति आयोग के तहत इसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति आयोग का निर्माण करने वाली संस्था की भूमिका यह निभाएगा। दोस्तों NITI ये बहुत ही एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह आयोग सरकार के थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्था के रूप में कार्य करेगा। किसकी? बौद्धिक संस्था के रूप में ये NITI कार्य करेगा, और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्था की भूमिका ये निभाएगा। नीति निर्माण करने वाली जो संस्था होती है उसकी भूमिका ये NITI
भूमिका निभाएगा इसमें भी, और केंद्र व राज्य सरकारों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीति तकनीकी सलाह भी देगा। रणनीति और तकनीकी सलाह देने का कार्य NITI कार्य करेगा, ठीक है। और पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में सरकार को सलाह भी यह आयोग देगा। NITI आयोग सरकार को सलाह देने का कार्य भी करेगा। दोस्तों 60वां सवाल है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोस्तों आप जानते भी होंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था साधारणतया मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें सार्वजनिक यानी जो सभी के लिए क्षेत्र होता है, इसमें किसी भी कार्य में सम्मिलित हो सकता है ये सार्वजनिक क्षेत्र, और निजी क्षेत्र यानी कि फिक्स क्राइटेरिया वाला होता है, तो ये निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों साथ साथ चलते हैं, अर्थात सरकार और निजी पूंजीपतियों को आर्थिक विकास में भाग लेने का पर्याप्त अवसर मिलता है। सरकारी और निजी जो पूंजीवादी लोग हैं तो उनको आर्थिक विकास में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। मिश्रित अवस्था में सरकार राजकोष, मौद्रिक नीतियों एवं अन्य भौतिक नियंत्रणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है, इसलिए इसे नियंत्रण अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ये क्या करती है कि मिश्रित अवस्था में सरकार राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों एवं अन्य जो भौतिक नियंत्रण होते हैं उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है, और इसलिए इसे नियंत्रण अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक नियंत्रण अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व समाजवादी दोनों के मिश्रण से बनती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के मिश्रण से बनती है, और इसलिए इसे लचीली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। वर्तमान में श्री राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है। वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था के उपाध्यक्ष कौन है, तो श्री राजीव कुमार, ठीक है। तो दोस्तों 7वें सवाल की ओर आगे अपना कदम रहता है। क्या है, कुचक्र का दुष्कर्म। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल, कुचक्र का दुष्कर्म क्या होता है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सवाल बनता है कि कुचक्र को या दुष्चक्र को एक ऐसा काल्पनिक या आभासी चक्र है जिसमें एक बार घुस जाने पर बाहर निकलना संभव नहीं है। एक बार इसमें घुस जाते हैं इस कुचक्र या फिर दुष्चक्र में, तो इससे बाहर निकालना संभव नहीं है। इस चक्र में एक तरह का धनात्मक पुनर्भरण यानी पॉजिटिव फीडबैक धनात्मक पुनर्भरण का काम करता है, जो घटनाओं एवं उसके परिणामों में इस चक्र के अंतर बने रहने के लिए बाध्य करता है। समाज में अर्थतंत्र, मनोविज्ञान आदि में दुष्चक्र अपने को बार बार दोहराने वाली ये प्रक्रिया है। समाज में अर्थतंत्र, मनोविज्ञान आदि में दुष्चक्र अपने को बार बार दोहराने वाली प्रक्रिया है। इसका कोई आदि या अंत न हो, जिसका कोई आदि या फिर अंत न हो। दुष्चक्र के कुछ लक्षण है निम्न दिए गए हैं। तो पहला लक्षण है दुष्चक्र का तो किसी क्रिया का बार बार दोहराया जाना। किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाना किसके अंतर्गत आता है, कुचक्र या फिर दुष्चक्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसी बुराई या दुखद स्थिति का बने रहना, कोई किसी बुराई का बना रहना या फिर दुखद स्थिति का बना रहना एक कुचक्र के अंतर्गत आता है या फिर दुष्चक्र के अंतर्गत आता है, कुछ भी कहो। अंत न होने वाले चक्र का बना रहना, अंत न होने वाले चक्र होते हैं उसका बना रहना, तो ये भी एक कुचक्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों 8वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों, क्योंकि वैसे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को लेकर इस वास्तव में विद्यार्थी बहुत कम लग रहे हैं। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ में जो अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के आपके साथी है, तो उसके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो इस सीरीज का विश्लेषण समझ सके। वास्तव में एक ऑनलाइन पढ़ने का वास्तव में कितना अच्छा तरीका है। आपके एग्जाम अभी तक 4-5 दिन का टाइम है, क्योंकि मैं इस समय वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो 4-5 दिनों का टाइम है। दोस्तों अगर आप लेट इस वीडियो को पहुंचते हैं, आपके एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं, तो इस वीडियो की आप स्पीड बढ़ा लीजिए, थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा लीजिए और फटाफट वीडियो को वॉच कर लीजिए, ताकि क्या है कि कंप्लीट सीरीज में जो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अतिल गुजरात में क्वेश्चन हर सवाल इंपॉर्टेंट रहता है और पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सवाल आएगा या फिर ये नहीं आएगा, ये कह सकते हैं कि इसमें से ये सवाल इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट श्रेणी में आते हैं, इसलिए मैं पूरी सीरीज का विश्लेषण इस अतिल गुजरात प्रश्नों में सारा कर रहा हूँ, और लघुतरात्मक और निबंधात्मक में
केवल और केवल इंपॉर्टेंट्स वाले सीरीज की दृष्टि से होंगे तो उन्हीं को लेंगे दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथ ही साथ उसके साथ में शेयर करो। ओके, आर्थिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक वृद्धि क्या होती है दोस्तों? आर्थिक वृद्धि के बारे में आप तो जानते भी होंगे, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी। आर्थिक वृद्धि या फिर समवृद्धि में क्रमिक आर्थिक वृद्धि को या फिर समवृद्धि में क्रमिक स्थिर एवं स्वाभाविक परिवर्तन होना, स्थिर या फिर स्थिर यानी धीरे धीरे स्थिर या फिर स्वाभाविक जो होता है, तो वो परिवर्तन एक आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत आता है। आर्थिक वृद्धि का संबंध आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित देशों से, आर्थिक जो वृद्धि का संबंध है, आर्थिक वृद्धि का संबंध है, वो आर्थिक दृष्टिकोण से ही संबंधित, आर्थिक दृष्टिकोण से जो विकसित देश है उससे संबंधित है। आर्थिक दृष्टिकोण से जो विकसित है यानी विकसित हो गए हैं, सॉरी, विकसित यानी विकास की श्रेणी में, विकासशील है विकास की श्रेणी में, विकसित यानी विकसित, जो देश विकसित हो चुके हैं तो वो विकसित देश होते हैं। तो आर्थिक वृद्धि या फिर समृद्धि आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए होती है, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से। तो इसमें स्वाभाविक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जो स्वाभाविक परिवर्तन है, जैसे कि आर्थिक वृद्धि है वो धीरे धीरे एक स्थिर तरीके से धीरे धीरे बढ़ती है, तो ये क्या है? स्वाभाविक जो परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन इस आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत होता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए। आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए, सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्थिक विकास क्या होता है कि मेडिसन के शब्दों में, मेडिसन विद्वान के शब्दों में, विद्वान मेडिसन ने इस आर्थिक विकास की परिभाषा दी थी, और ये एक सर्वमान्य परिभाषा थी। तो क्या थी? आय स्तरों को ऊंचा करना या सामान्य तथा अन्य देशों में आर्थिक वृद्धि कहलाता है। दोस्तों, आय स्तर होता है, अपनी आय है, जो अपनी आय होती है, जैसे कि व्यय तो किसी चीज को बेचना, लेकिन हम किसी चीज को बेचते हैं और हमारे पास जो आय आती है, यानी कि जो हमारी आर्थिक स्थिति में जो वृद्धि होती है, तो आय स्तरों का ऊंचा करना, यानी कि हमारे पास जो धन आ रहा है तो उसको बढ़ाना, आय स्तरों का ऊंचा करना सामान्य तथा अमीर देशों में, सामान्य एक तो सामान्य स्थिति वाला देश होता है, या फिर अमीर देशों की में आर्थिक वृद्धि कहलाता है। सामान्य देश और आर्थिक अमीर देश है, सामान्य देश और अमीर देशों में अगर आय स्तरों में ऊंचाई आ रही है, यानी आय स्तर बढ़ रहा है, तो ये आर्थिक वृद्धि कहलाती है। जबकि उन देशों में जो सामान्य देश और अमीर देश है, तो उसमें अगर आय बढ़ती है तो आर्थिक वृद्धि कहलाती है। जबकि गरीब देशों में यह आर्थिक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। अगर गरीब देशों में, भारत हमारा देश है वो एक विकासशील देश, यानी विकास की स्थिति यानी आगे बढ़ रहा है, विकासशील है, विकास कर रहा है, लेकिन विकसित यानी विकसित हो चुके, जैसे कि अमेरिका जैसे देश एक विकसित देश है, तो अमेरिका में अगर कोई धन आ रहा है और धन में वृद्धि हो रही है तो उसे आर्थिक वृद्धि कहेंगे। अगर हमारे भारत जैसे गरीब देश तो नहीं है लेकिन विकासशील देश है, ठीक है, तो अगर गरीब देशों में धन में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास कहेंगे। अगर विकसित अमीर देशों में अगर धन की वृद्धि होती है तो आर्थिक वृद्धि कहेंगे, और गरीब देशों में अगर धन की वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास कहेंगे। अब तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 10वां सवाल है, आर्थिक विकास के कोई 4 लक्षण। आर्थिक विकास क्या है, इसके कोई 4 लक्षणों के बारे में लिखना है। आर्थिक विकास यह प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे वृद्धि के अंतर्निहित निर्धारकों का वर्णन करता है। दोस्तों आर्थिक विकास होता है वो आर्थिक विकास के कई 4 लक्षण बताए। कोई आर्थिक विकास क्या है, तो हमने पढ़ा आर्थिक विकास किसी गरीब देश में धन की वृद्धि होना आर्थिक विकास हम कह सकते हैं। तो इसके कोई 4 लक्षण क्या है, इन लक्षणों को बताना है दोस्तों। तो आर्थिक विकास के पहला लक्षण है कि यह प्रौद्योगिकी संरचनात्मक परिवर्तन जैसे वृद्धि के अंतर्निहित निर्धारकों का वर्णन करता है। प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसमें वृद्धि के अंतर्निहित निर्धारक होते हैं, उसका वर्णन करता है। अगला है, यह एक विस्तृत अवधारणा है। क्या है दोस्तों? यह एक विस्तृत अवधारणा है। तीसरा है, इसका संबंध वस्तुओं, आर्थिक आवश्यकताओं, प्रेरणाओं एवं संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तन से होता है। दोस्तों चौथा पॉइंट है, आर्थिक विकास का चौथा पॉइंट है कि यह प्रौद्योगिकी संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे वृद्धि के अंतर्निहित निर्धारकों का वर्णन करता है। जो अगर हमारे देश में आर्थिक विकास किसी गरीब देशों में, यानी गरीब देशों में धन की वृद्धि होना, यानी कि प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि धन की वृद्धि होगी तो प्रौद्योगिकी एक उद्योगों के क्षेत्र में, किसी राज्य किसी क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में प्रौद्योगिकी का विकास होना, तकनीकी का विकास होना, और एवं संरचनात्मक परिवर्तन किसी संरचना, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं तो उन क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन होना, जैसी वृद्धि में जो अंतर्निहित निर्धारक होते हैं, उसमें अंतर्निहित निर्धारक होते हैं, उसका वर्णन करता है। तो आर्थिक विकास का ये एक लक्षण होता है, तो इसी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों 11वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये भी सवाल आगे बढ़ता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में रहते हैं। क्या है कि मानव विकास सूचकांक HID, दोस्तों HDI ये इसको कहते हैं, मानव
मानव विकास सूचकांक HDI क्या है दोस्तों? एग्जाम में सवाल पूछा सकता है, ये डायरेक्ट भी पूछा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। तो मानव विकास सूचकांक, तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट, और आई का होगा आइडेंटिफाई, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट आइडेंटिफाई। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का सूचकांक है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के स्तरों के आधार पर तैयार किए जाने वाला संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का सूचकांक है, जिसका उच्चतम मान 1.0 हो सकता है। दोस्तों वैसे मानव विकास सूचकांक वह होता है जैसे कि किसी स्वास्थ्य, शिक्षा, आय स्तर, अब स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही भारत देश में, हमारा देख लो कि हमारे देश में स्वास्थ्य बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, और आय यानी कि धन का स्तर, धन के स्तर के आधार पर ये तो बढ़ तो रहे, लेकिन स्वास्थ्य का स्तर कितना स्तर है, यानी कितने प्रतिशत स्वस्थ लोग हैं और कितने बीमार लोग हैं, उस आधार पर स्वस्थ लोग, शिक्षित कितने लोग हैं, कितने परसेंट है, और आय कितनी हो रही है हमारे देश में, तो उसके आधार पर तैयार किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्रीय विकास होते हैं। तो उस विकास के कार्यक्रम को क्या मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। इसका उच्चतम मान है वो 1.0 हो सकता है। इस मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मान कितना होता है, उच्चतम मान कितना होता है, 1.0 हो सकता है। 14 दिसंबर 2015 की रिपोर्ट में विश्व के कुल 188 देशों के लिए HID, 14 दिसंबर 2015 की रिपोर्ट में विश्व के कुल 188 देशों के लिए HID आंकलित किए गए। इसमें भारत का 130वां स्थान है, और वर्ष 2014 की रिपोर्ट में 135वां स्थान था। दोस्तों 2015 की रिपोर्ट में जो भारत का स्थान था, तो वो स्थान था कितनवा, 130वां स्थान, लेकिन 2014 की रिपोर्ट में जो स्थान रहा था, तो वो कितना रहा था, 135वां स्थान रहा था, यानी कि थोड़ा आगे बढ़ा था हमारा भारत मानव विकास सूचकांक HID के क्षेत्र में। 12वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास के मापन की विधियां गिनाइए। आर्थिक विकास है, अगर हमारे देश में आर्थिक विकास हो रहा है तो उसका माप किस प्रकार करेंगे, उसकी विधियां कौन कौन सी उसको बताना है। तो पहला सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उसके क्षेत्र में उत्पादन में विकास। प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति के पास में कितनी आय होती है, तो प्रति व्यक्ति के पास में आय। और आर्थिक कल्याण, ठीक है, आर्थिक कल्याण तो ये भी कितना आर्थिक कल्याण होता है, कितनी प्रति व्यक्ति आय है, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है। और समाज अथवा मूलभूत अवधारणा आवश्यकता, सामाजिक और जो सामाजिक आवश्यकता और मूलभूत आवश्यकता होती है, तो उसका सूचकांक कितना है। तो इसी 4 पॉइंटों के आधार पर हम आर्थिक विकास का मापन करते हैं। तो ये विधियां हैं इस आर्थिक विकास को मापने की। दोस्तों 13वां सवाल है कि सकल या कुल राष्ट्रीय उत्पादन GNP, सकल या कुल राष्ट्रीय उत्पादन से आपका क्या तात्पर्य है। सकल कहो या फिर कुल कहो, सकल यानी सारा का सारा, कुल कहो तो सारा का सारा, जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है GNP से आपका क्या तात्पर्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन का अर्थ दोस्तों आपने 11th 12th में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी रिपीट कर लेते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन का अर्थ किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं, किसी देश में, हमारा देश मान लो, तो कि हमारे देश में या फिर किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल योग, एक वर्ष में एक देश का एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग, इसे भी कभी कभी अर्थव्यवस्था की समस्त पूर्ति भी कहते हैं। अगर किसी एक देश में एक वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल योग होता है, इसी को कभी कभी अर्थव्यवस्था की समस्त पूर्ति भी कहते हैं। इसकी गणना व्यय विधि और आय विधि से की जा सकती है। इसकी गणना है सकल घरेलू उत्पाद या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, इसकी गणना है वो आय विधि यानी कितनी आय हो रही है, या फिर व्यय विधि, आय विधि और व्यय विधि के आधार पर इसकी गणना की जा सकती है। 17वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कितना इजी सवाल है और इजी वे के साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं। तो 17वां सवाल है कि व्यक्तिगत आय क्या है। किसी की व्यक्तिगत आय क्या होती है, इसकी परिभाषा दीजिए। किसी देश के किसी राष्ट्र के व्यक्तियों को आय के रूप में जो कुछ मौद्रिक भुगतान प्राप्त होता है। अब किसी भी राष्ट्र या फिर किसी भी देश में व्यक्तियों के पास में, कोई व्यक्ति है उसके पास में, हर किसी देश में यानी किसी एक व्यक्तियों के आय के रूप में किसी राष्ट्र में व्यक्तियों के
व्यक्तियों को आय के रूप में जो कुल मौद्रिक भुगतान प्राप्त होता है उससे व्यक्तिगत आय, यानी किसी व्यक्ति के पास में जो आय होती है, जो पैसे आते हैं या फिर धन आता है, तो उस धन के रूप में जो कुल मौद्रिक भुगतान प्राप्त होता है तो उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत आय के नाम से जानते हैं। और इसकी गणना सूत्र और इसकी गणना इस सूत्र से की जा सकती है, जैसे कि ये सूत्र दे रखा है दोस्तों। तो ये सूत्र है व्यक्तिगत आय का सूत्र है। किसका है? व्यक्तिगत आय का सूत्र। ठीक है, तो चलिए 15वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निर्धनता के दुष्कृत से आप क्या समझते हैं? निर्धनता के दुष्कृत से आप क्या समझते हैं? दुष्कृतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नर से विद्वान के शब्दों में दरिद्रता के दुष्कृत का आशय ऐसी शक्ति के बढ़ते समूह से होता है जो एक दूसरी पर इस तरह क्रिया एवं प्रतिक्रिया करती है कि भी एक दरिद्र देश की दरिद्रता की व्यवस्था में रहती है। जैसे एक गरीब आदमी के पास में खाने को पर्याप्त न हो तो किसी एक गरीब के पास में अगर खाने के लिए कुछ पर्याप्त न हो, कम खाने के कारण सेहत कमजोर, शारीरिक दुर्बलता, कार्य करने में क्षमता नहीं होना, और दरिद्र होगा तो खुराक कम, तो वही चक्र क्या कहलाता है? निर्धनता का कुचक्र या फिर दुष्चक्र कहलाता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं 16वें सवाल करके। पूंजी निर्माण किसे कहते हैं? पूंजी का निर्माण किसे कहा जाता है? दोस्तों पूंजी का निर्माण हम समझ तो सकते हैं, लेकिन इसको शब्दों में पिरोना, दोस्तों शब्दों में इसको व्यवस्थित जमाना, लिखना, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि यही होता है पूंजी निर्माण। तो इसे किस प्रकार लिखना, चलिए देखते हैं। पूंजी से अभिप्राय भौतिक पुनः निर्मित उत्पादन के साधनों के स्टॉक से है। जब समय के साथ पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है, जब समय बढ़ने के साथ में पूंजी का जो स्टॉक है तो उसमें वृद्धि होती है, तो उसे पूंजी संचय या पूंजी निर्माण कहते हैं। वर्तमान उत्पादन का उपभोग न करके वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है तो उसका उपभोग, यानी कि उसको न बेचकर उसका जो भाग मशीनों, औजारों एवं उपकरणों आदि का उत्पादन करने के लिए लगाया जाता है, तो वह पूंजी निर्माण कहलाता है। दोस्तों वास्तव में पूंजी निर्माण होता क्या है? तो पूंजी निर्माण शब्द का अभिप्राय एक भौतिक पुनः निर्माण से होता है, यानी कि हमारे पास में जो धन है उसको अपने ही स्तर को बढ़ाने में उपयोग में लेना। जैसे कि जब समय बढ़ता है तो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है, तो उसे पूंजी संचय या फिर पूंजी निर्माण के नाम से जानते हैं। ये तो आप समझ गए। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास में उत्पादन हो रहा है, ठीक है, हम वर्तमान स्थिति में हमारे पास में जो वर्तमान में जो उत्पादन हो रहे हैं उसका उपभोग न करके, यानी उसको खपत न करके, उसका उपभोग यानी कि इसको किसी और कार्य में न लगा करके उसका जो भाग मशीनों, औजारों एवं उपकरणों आदि का उत्पादन करने के लिए लगाया जाता है, तो वह पूंजी निर्माण कहलाता है। जैसे कि हमारे पास में कोई धन आ रहा है, हमारे पास में जो आय आ रही है उसका हम उपभोग न करें, यानी कि किसी दूसरी स्थान पर उस पूंजी को, उस उत्पादन को किसी दूसरे स्थान पर न लगाकर अपने ही मशीनों, औजारों और उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने में लगाया जाता है, तो वह पूंजी निर्माण कहलाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे अब तो आप। तो चलिए 17वें सवाल की और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बीए सेकेंडरी के लिए इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है दोस्तों, और अति इंपॉर्टेंट सवालों के साथ में आज की महामैराथन क्लास के साथ में आपको अंत तक जुड़े रहना है। दोस्तों लघुतरात्मक प्रश्नों में से वास्तव में आपको वही समझ में आएगा जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट बनते ही। दोस्तों अपनी वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं आप। अगर आप धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं अपने स्तर पर, तो आपके पास में टाइम अभी तक है काफी हद तक, और इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कर सकते हैं पूरा, क्योंकि पूरी सीरीज का यार विश्लेषण है। आप भी सीरीज पढ़ रहे होंगे मुझे लगता है, अगर सिलेबस पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और रेगुलर कॉलेज अटेंड किए तो वास्तव में आप सिलेबस पढ़ रहे होंगे। तो मानव संसाधन विकास की परिभाषा दीजिए। मानव संसाधन विकास क्या होता है, तो इसकी हमें परिभाषा देनी है। दोस्तों मानव संसाधन विकास की परिभाषा दोस्तों आपने 11वीं-12वीं क्लास में पढ़ी होगी जरूर। दोस्तों मानव संसाधन विकास विद्वान टीवी राव के अनुसार मानव संसाधन विकास एवं निरंतर नियोजन प्रक्रिया है। मानव संसाधन है वो विकास एवं निरंतर नियोजन होने वाली प्रक्रिया है। मानव संसाधन क्या? एक विकास और निरंतर आगे बढ़ने वाली, आगे नियोजन करने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानव श्रमिक या फिर कर्मचारी, जिसके द्वारा मानव को या फिर श्रमिक या फिर कर्मचारी की सहायता की जाती है, उसे विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु योग्यता बढ़ाना,
रूप में उसकी सामान्य क्षमताओं का विकास करना और संगठनात्मक व्यवस्था को विकसित करना, तो ये मानव संसाधन विकास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों 18वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है 18वां, मानव संसाधन विकास का महत्व दीजिए। मानव संसाधन विकास क्या है और इसका महत्व दीजिए। उत्पादन के अन्य संसाधनों का उपयोग, उत्पादन के जो अन्य संसाधन है, उत्पादन के अन्य संसाधनों का उपयोग, मानव संसाधन का विकास क्या है और इसका महत्व क्या है। तो मानव संसाधन का विकास होगा तो इसका महत्व ये होगा कि मानव संसाधन का विकास उत्पादन के अन्य साधनों का उपयोग, उत्पादन के जो अन्य साधन है उसका उपयोग होगा, पूंजी जुटाने में सहायता मिलेगी और कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मानव संस्थान विकास की सहायता से कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी और आर्थिक विकास की दर वृद्धि होगी। आर्थिक विकास की जो दर है तो उसमें वृद्धि होगी। कर्मचारियों का समग्र विकास होगा, पूरे कर्मचारियों का विकास मानव संस्थान विकास की सहायता से होगा। इसका महत्व है दोस्तों। 19वां सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास के तरीके बताइए। मानव संसाधन के विकास के जो तरीके, उन तरीकों के बारे में बताइए। कार्यदत्त प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास के तरीके बताइए। मानव संसाधन विकास के तरीके अभी हमने पढ़ा कि कार्यदत्त परीक्षण, पहला तो है कार्यदत्त परीक्षण। मानव संस्थान विकास के तरीके किस प्रकार हम, यानी मानव विकास संस्था, मानव संस्थान विकास है, इसको आगे बढ़ाना है तो इसके तरीके बताना है। तो पहला है कार्यदत्त परीक्षण, हर कार्य में परीक्षण, कार्यदत्त परीक्षण, हर कार्य में परीक्षण करना चाहिए कि वास्तव में कार्य सही है या फिर गलत है। इसमें फर्मों द्वारा संगठित पुराने ढंग की शिक्षित शामिल हो, पुराने ढंग के जो शिक्षित होते हैं उसको शामिल करना है। प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतम स्तर पर औपचारिक रूप से संगठित शिक्षा, वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम जिन्हें फर्म में संगठित न करें, विशेष रूप से कर से संबंधी विकास कार्यक्रम शामिल हो। विशेष रूप से कर से संबंधी जो कार्य होते हैं तो वो कर से संबंधी विकास कार्यक्रम होते हैं वो भी शामिल हो। तो दोस्तों इसी की सहायता से हम मानव संस्थान विकास के तरीके बता सकते हैं। पहला कार्य मानव संस्थान विकास का पहला तरीका है कार्यक्रमदत्त परीक्षण, कार्यदत्त परीक्षण, हर कार्य में परीक्षण। इसमें फर्मों द्वारा संगठित पुराने ढंग की शिक्षित शामिल हो। प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतम स्तर औपचारिक रूप से संगठित शिक्षा, वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम जिन्हें फर्म में संगठित न करें, विशेष रूप से कर से संबंधी विकास कार्यक्रम भी इसमें शामिल होना चाहिए ताकि मानव संस्थान विकास आगे बढ़ सके। तो 20वां सवाल है, संसाधनों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। संसाधनों की गतिशीलता से आप, किसी भी संसाधन की गतिशीलता है तो उससे हम क्या समझते हैं, इसको शब्दों में पिरोना है। संसाधनों की गतिशीलता या संसाधन जुटाव, संसाधनों की गतिशीलता यानी संसाधनों का जोड़ना। हम कह सकते हैं संसाधन जुटाव से तात्पर्य व्यवस्था को गति प्रदान करने से है। इसमें वित्त के विभिन्न आंतरिक, बाह्य अर्थात देशी एवं विदेशी संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। इस संस्थानों की गतिशीलता के अंतर्गत देशी और विदेशी संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे बचतें किस प्रकार है, कर लगाना, ठीक है, सार्वजनिक उधार किस प्रकार है, और सार्वजनिक उद्यमों के लाभ, सार्वजनिक जो उद्यम है उसके लाभ क्या है। फिर घाटे का वित्त प्रबंधन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रोत्साहन, विदेशी पूंजी आदि। तो ये क्या है, संसाधनों को गति प्रदान करने के क्या है, एक तरीके है, हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 21वें सवाल की ओर। आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि के मध्य अंतर। आर्थिक विकास क्या होता है और आर्थिक वृद्धि क्या होती है। दोस्तों ये तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में सवाल पूछा गया, अन्यथा ये सवाल अगर निबंधात्मक या लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पूछा जाता तो आपको यहाँ पर लिखना आर्थिक विकास और बीच में लाइन खींचनी है, यहाँ पर लिखना है आर्थिक वृद्धि। लेकिन दोस्तों ये तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में है तो इसको ऐसे लिखना है कि वैसे आपको व्यवस्थित लिखना है तो आपको बीच में लाइन खींचनी है और यहाँ पर आर्थिक विकास लिखना है, यहाँ पर आर्थिक वृद्धि लिखनी है और पॉइंट वाइज इस प्रकार लिखना है तो वास्तव में सामने वाले को समझ में आए और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सके दोस्तों, नहीं तो आधे देगा। इसलिए आपको एक पॉइंट वाइज लिखना है हर क्षेत्र में, ठीक है। आर्थिक विकास में प्रेरित अनियमित प्रकृति का परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास में, अब आर्थिक विकास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं तो आर्थिक विकास में प्रेरित अनियमित प्रकृति का परिवर्तन होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि में क्रमिक स्तर एवं स्वाभाविक परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास में क्या होता है, आर्थिक विकास में प्रेरित होता है या फिर अनियमित प्रकृति का परिवर्तन होता है, लेकिन आर्थिक वृद्धि में क्या होता है कि क्रमिक स्थिर या फिर स्वाभाविक परिवर्तन होता है। दूसरा है आर्थिक विकास
गरीब देशों में एवं जबकि आर्थिक वृद्धि वो अमीर देशों में होती है। आर्थिक विकास अनियमित घटनाओं का परिणाम है। आर्थिक विकास है वो अनियमित घटनाओं का परिणाम है, जबकि आर्थिक वृद्धि वो नियमित घटनाओं का परिणाम, एक नियमित चलने वाली घटना होती है उसका परिणाम होता है आर्थिक वृद्धि, और अनियमित घटनाओं का परिणाम होता है वो आर्थिक विकास होता है। ठीक है, और आर्थिक विकास है वो गरीब देशों में होता है, लेकिन आर्थिक वृद्धि है वो अमीर देशों में होती है। तो ये इसमें डिफरेंस हो गए दोस्तों। तो चलिए आगे 22वां सवाल है कि आर्थिक विकास के किन्हीं दो सिद्धांतों एवं इसके प्रतिपादकों के नाम। आर्थिक विकास के किन्हीं दो सिद्धांतों एवं इसके प्रतिपादकों के नाम लिखिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। आर्थिक विकास के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम एवं इसके प्रतिपादकों के नाम। सिद्धांत है पहला तुलनात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक एडम स्मिथ एवं लिस्ट। आर्थिक विकास के किन्हीं दो सिद्धांतों, ये सिद्धांत का नाम है कि तुलनात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक। तुलनात्मक विकास पहला सिद्धांत है तुलनात्मक विकास, तो इसके प्रतिपादक है एडम स्मिथ और लिस्ट। और असंतुलित विकास, इसके असंतुलित विकास ये दूसरा सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक है हर्समैन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23वां सवाल आज की क्लास का बहुत ही अच्छा सवाल कि आर्थिक विकास के सिद्धांतों में एडम स्मिथ, आर्थिक विकास के सिद्धांतों में एडम स्मिथ की प्राकृतिक नियम क्या कहता है। एडम स्मिथ का जो प्राकृतिक नियम है तो वो आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्या कहता है, तो उसके बारे में लिखना है। आर्थिक मामलों में स्मिथ प्राकृतिक नियम में, आर्थिक मामलों में स्मिथ प्राकृतिक नियम में विश्वास करता था। इसका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का श्रेष्ठतम निर्णायक है। प्रत्येक हर व्यक्ति अपने हित के लिए, अपने खुद के हित के लिए सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है। यानी अपना अगर हित हो रहा है तो सबसे अच्छा निर्णय लेगा कि मेरा हित हो रहा है इसलिए मैं इस निर्णय को चुनूंगा। तो अपने हित के लिए कोई भी निर्णय अगर लेता है तो वो बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा। प्रत्येक व्यक्ति होता है अपने हित के लिए निर्णय लेने में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे अपने हित का उन्हें अपने हित के पालन में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। उस व्यक्ति को अपने खुद के हित के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे स्वतंत्र छोड़ सकते हैं। अपने स्वार्थ में वह सामान्यतः हित को भी बढ़ाएगा, अपने स्वार्थ के लिए वो सामान्यतः हित को भी बढ़ाएगा, सामान्य हित को होगा तो उसी को भी बढ़ाएगा। मील के अल्प विकसित देशों पर कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं। मील के जो अल्प विकसित देश है तो उस पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं। मील के अल्प विकसित देशों पर कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं। तो पूंजीवादी संशय की दर को बढ़ाकर, पूंजीवादी जो संशय, पूंजी का जो संशय उसकी दर को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तो ये मील के अल्प विकसित देशों पर कौन कौन से सिद्धांत, जो जैसे कि अल्प विकसित है, बिल्कुल ऐसे देश जिसमें बिल्कुल कम विकास हुआ है, तो उन अल्प विकसित देशों में मील के अनुसार कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं। इस कारण ये अल्प विकसित है। तो पूंजी का संशय, तो उस किसी देश में पूंजी का जो संशय है उसकी दर बढ़ानी, यानी पूंजी का संशय, यानी पूंजी को अगर संशय कर रहे, एकत्रित करते हैं तो बिल्कुल कम कर रहा है, इसलिए वो अविकसित है। अगर पूंजी का संशय पूंजी की व्यय यानी कि उसकी खपत ना करके उसको स्टोर करे और अच्छे दाम आने पर उसे बिक्री करे, यानी कि पूंजी का संशय करके या पूंजी का संशय बढ़ाकर अर्थव्यवस्था के लिए पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तो ये पहला था सिद्धांत। कृषि योग्य भूमि सीमित होने के कारण प्रतिवर्ष भूमि की उत्पादकता कम होती जाती है। यानी कृषि के लिए, कृषि योग्य यानी कृषि करने के योग्य जो भूमि है तो उसमें प्रतिवर्ष भूमि उत्पादकता कम, यानी भूमि कम होने के कारण कृषि योग्य भूमि कम है, तो इसलिए उसमें क्या हो रही है, उर्वरता उत्पादनता है तो वो क्या है, कम हो रही है, क्योंकि इन देशों में तकनीकी सुधार नहीं होते। अल्प विकसित देश होते हैं उसमें तकनीकी सुधार नहीं होते हैं। मील नैतिक नियंत्रण न अपनाकर जन्म दर पर नियंत्रण की बात करते हैं। अगर किसी अल्प विकसित देश है और उसे विकसित बनाना है तो नैतिक दर को नहीं मानता है ये मील। वो क्या कहता है कि जन्म दर को अगर घटाएंगे तो देश विकसित हो जाएगा, अल्प विकसित है तो विकासशील अवस्था में आ जाएगा। तो ये तीसरा सिद्धांत है। अर्थव्यवस्था की उत्पादन प्रक्रिया में, अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। उत्पादन की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप है वो न्यूनतम बिल्कुल कम होना चाहिए। राज्य का हस्तक्षेप उत्पादन के साधनों के स्वामित्व का बंटवारा, पैतृक संपत्ति की सीमा का निर्धारण एवं कृषक स्वामित्व लाभ का बंटवारा हो तब होना चाहिए। तो इस प्रकार 25वां सवाल है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सवाल। संपीटर के अनुसार नव प्रवर्धन किस प्रकार हो सकता है। नव प्रवर्धन, अब कोई विद्वान होगा सुम्पीटर, तो इस सुम्पीटर के अनुसार नव परिवर्धन है तो वो किस प्रकार होगा, तो उसके बारे में। तो सुम्पीटर के अनुसार नव परिवर्धन नई वस्तु का प्रचलन, अगर नई वस्तु, किसी नई चीज का, नई वस्तु का अगर प्रचलन होगा तो नव प्रवर्धन होगा। उत्पादन की नई विधि का प्रचलन होगा तो भी होगा। नए बाजार
का खोजना है, नई बाजारों का निर्माण करना, नई बाजारों को खोजना, कच्चे माल अथवा मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए पूर्ति स्रोत खोजना, कच्चे माल को खोजना या फिर जो मध्यवर्ती वस्तु होती है, ना कच्ची ना पक्की मध्यवर्ती वस्तु होती है, उसको खोजना, ऐसे कह सकते हैं। फिर है एकाधिक स्थापित करने, किसी तरह उद्योग के नए संगठन को कार्यान्वित करना, किसी नए उद्योग को कार्यान्वित यानी शुरू करना। ठीक। 26वां सवाल है, मोन्थस की आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए किन नीतियों की सिफारिश की? मोन्थस ने आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए, मोन्थस ने आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिए, मोन्थस ने आर्थिक विकास को उन्नत यानी आगे बढ़ाने के लिए किन नीतियों का सिफारिश की? तो उन्होंने देश में आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि औद्योगिक क्षेत्रों को संतुलित विकास समर्थन किया। प्रभावी मांग को आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का स्तर बढ़ाया, प्रभावी मांग को आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का विस्तार करके बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गैर उत्पादनशील उपभोक्ताओं के रखरखाव पर भी बल दिया। मजदूरी की दर न्यूनतम से अधिक होगी तो कार्यकारी जनसंख्या तीव्र दर बढ़ेगी। अगला सवाल है, केंसी का गुणक सिद्धांत किन मान्यताओं पर आधारित है? किंस का गुणक सिद्धांत किस मान्यताओं पर आधारित है? अनैतिक बेरोजगारी, पहली तो है अनैतिक बेरोजगारी, इस पर जो गुणक सिद्धांत आधारित है, पहला आधार है गुणक सिद्धांत का अनैतिक बेरोजगारी। ठीक है। औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था, जहां उत्पादन का पूर्ति वक्र ऊपर की ओर दाएं को ढालू होता है, परंतु जब तक अनुलंब नहीं होता है जब तक कि काफी समय न बीत चुका हो। अगला है, उपभोग वस्तु उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता, उपभोग वस्तु की उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता, आर्थिक कार्यकारी पूंजी अथवा बढ़े हुए उत्पादन की अपेक्षाकृत लोचदार। तो दोस्तों आगे बढ़ते 28वें सवाल की ओर, परंपरागत समाज की परिभाषा दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, कि परंपरागत समाज की परिभाषा दीजिए। एक विद्वान था रेस्टोव, तो इसके शब्दों में परंपरागत समाज वह अवस्था है, परंपरागत समाज वह अवस्था है जिसके ढांचे का विकास न्यूटन पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित सीमित उत्पादन फलनों के ही भीतर होता है। न्यूटन पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित सीमित उत्पादन फलनों के ही भीतर होता है, और इसमें भौतिक जगत के प्रति न्यूटन पूर्व मनोवर्तियां रहती। अगला है, रेस्टो की उत्कृष्ट अथवा मुख्य शर्त लिखिए। रेस्टो की उत्कृष्ट अथवा मुख्य शर्त। अगला सवाल है, मार्शल के अनुसार बाह्य मितव्ययता क्या है? मार्शल के अनुसार बाह्य मितव्ययिता क्या है? मार्शल के अनुसार बाह्य मितव्ययिता वे है जो किसी फर्म को उस समय उपलब्ध होती है, ये मार्शल मित जो व्ययिता है तो वो किसी फर्म को उस समय उपलब्ध होती है जब सवय उद्योग के स्तर के साथ समस्त विस्तार के साथ समस्त उद्योगों का उत्पादन बढ़ता है। जब एक विशेष क्षेत्र में एक उद्योग फैलता है, किसी एक विशेष क्षेत्र में एक उद्योग फैलता है, तो वह प्रशिक्षित श्रम शक्ति को आकर्षित, जो शिक्षित प्रशिक्षित श्रम है उस शक्ति को आकर्षित करता है। तो ये मार्शल के अनुसार बाह्य मितव्ययिता है। तो मार्शल के अनुसार बाह्य मितव्ययिता उस फर्म को प्राप्त होती है, उस फर्म को उपलब्ध होती है जो सवय उद्योग के विस्तार के साथ समस्त उद्योगों का उत्पादन बढ़ाता है। यानी एक उद्योग अगर विकसित होता है, यानी सवय एक उद्योग विस्तार किया करता है, तो किसी और का भी उद्योग का विस्तार है वो बढ़ाता है। एक विशेष क्षेत्र में एक उद्योग फैलता है तो वह प्रशिक्षित श्रम शक्ति को भी, यानी आसपास में जो श्रम शक्ति उसको भी आगे बढ़ाता है। यानी एक बढ़ता है तो दूसरा भी आगे बढ़ाने की कोशिश में, तो वो होता है बाह्य मितव्ययिता होती है। तो दोस्तों 35वां सवाल एग्जाम की दृष्टि से यह भी सवाल अच्छा सवाल है, पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। आर्थिक नियोजन होता क्या है आखिर? श्रीमती बारबरा
बूटन, श्रीमती बारबरा बूटन के शब्दों में सार्वजनिक अधिकारी द्वारा आर्थिक प्राथमिकताओं का सचेत, विवेकपूर्ण, इच्छानुसार किया गया चलन निर्धारण ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन वो होता है जो सार्वजनिक जो अधिकारी है उसके द्वारा प्राथमिकताओं का संकेत विवेकपूर्ण यानी बुद्धि के अनुसार, विवेकपूर्ण, इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किया गया जो चयन है और उसकी निर्धारणता ही आर्थिक नियोजन कही जाती है। अगला सवाल है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? सवाल पूछा भी जा चुका है, लेकिन आर्थिक नियोजन का अर्थ दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है आर्थिक नियोजन का अर्थ के बारे में। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ राज्यों की ऐसी प्रक्रिया से आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि जिसके अंतर्गत निश्चित अवधि में किसी निश्चित अवधि में राज्यों के अंदर ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी निश्चित अवधि के अंदर यानी उस अवधि के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों के अनुसार देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग का केंद्र सत्ता द्वारा चयन, निर्देशन, नियमन, नियंत्रण किया जाता है। किसी राज्य की ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत निश्चित अवधि से पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है, उस राज्य के निर्धारित लक्ष्य होते हैं, उद्देश्यों के अनुसार उस राज्य के जो उद्देश्य है, जो निर्धारण पूर्व लक्ष्य है, तो उस देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके केंद्रीय सत्ता द्वारा चयन, निर्देशन, नियमन, नियंत्रण किया जाता है। तो वही आर्थिक नियोजन के अंतर्गत यानी अपने स्तर की, अपने राज्य की आर्थिक नियोजन क्षमता के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 38वें सवाल की ओर। बहुत ही अच्छा सवाल है कि आर्थिक नियोजन के महत्व को स्पष्ट कीजिए और कोई 2 बिंदु भी लिखिए। आर्थिक नियोजन का अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसमें पहला है पूर्व निर्धारित उद्देश्य, यानी पहले से निर्धारित किए गए किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र विशेष के पूर्व निर्धारित उद्देश्य एवं अवधि, प्राथमिकताओं का निर्माण, यानी प्राथमिकता क्या है उसमें तो उसका निर्धारण यानी प्राथमिकताओं का निर्धारण, ठीक है। और देश में उपलब्ध, अगला है देश में उपलब्ध साधनों, एक देश में उपलब्ध साधनों का आवंटन एवं उपयोग, सतत या फिर निर्धारण प्रक्रिया। इसमें देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नियोजन किया जाता है। किसमें? आर्थिक नियोजन में देश में जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था होती है तो उसका नियोजन किया जाता है। और साथ ही साथ में एक राज्य की पूर्व निर्धारित की हुई उद्देश्य अवधि होती है, प्राथमिकताओं का निर्धारण होता है, ठीक है। यानी किसी क्षेत्र में क्या प्राथमिकता है तो आर्थिक नियोजन के लिए यह भी आवश्यक है, ठीक है। तो इसी आधार पर इसके ये मुख्य लक्षण है आर्थिक नियोजन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 40वें सवाल की ओर। योजना निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। योजना निर्माण की प्रक्रिया क्या है इसको समझाना एक पॉइंटों के साथ में। अगर आप ये तो पास में पॉइंट लिखे, अगर आप पॉइंट इस प्रकार लिखते हो यानी लाइन वाइज, उसके नीचे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट उसके नीचे, तो इस प्रकार लिखते हो तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने पेपर में मैनेजमेंट कर सकते हो। दोस्तों पेजों की तो कोई कमी होती नहीं है, बहुत ही बड़ी कॉपी आती है, ठीक है, आपके एग्जाम में सेकंड ईयर के। तो उसमें आप इस प्रकार लिख सकते हो ताकि सामने वाले को पता चले कि वास्तव में बहुत कुछ लिखा है और इस स्टूडेंट्स को बहुत कुछ आ रहा है इस योजना निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। तो पहली प्रक्रिया योजना निर्माण की, तो उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक है, पहली बात। दूसरा है योजना की अवधि यानी योजना कब से कब तक पूर्ण करनी है, उससे पूर्ण करनी है तो पहले उद्देश्य, फिर उस योजना को कब तक पूरा करना है उसका निर्धारण, अवधि निर्धारण करनी पड़ती है। फिर विनियोग का निर्धारण, यानी बेचने की जो सामग्री है उसका निर्धारण, और विकास की दर, कितना विकास हो रहा है उसकी दर, प्राथमिकताओं का निर्धारण, अपने क्षेत्र में क्या क्या प्राथमिक है तो उसका निर्धारण, योग्यताओं का संतुलन, कौन कौन सी योग्यता अच्छी है, किसके पास में है या फिर नहीं है, उसका संतुलन होना चाहिए। और आर्थिक नीतियों का निर्धारण, आर्थिक नीतियां होती है उसका निर्धारण, नियोजन का स्वरूप, नियोजन में प्रेरणा का निर्धारण, आर्थिक नियोजन एवं नियंत्रण, नियंत्रण एवं नियोजन आर्थिक निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 44वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि आर्थिक नियोजन की असफलताओं को बताने वाले कोई 2 बिंदु बताइए। आर्थिक नियोजन क्या है, इसकी असफलता क्या है, इसके कोई 2 बिंदु बताइए। आर्थिक नियोजन की असफलता, योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में समन्वय का अभाव, योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में समन्वय का अभाव, राज्य स्तर पर उपयुक्त नियोजन तंत्र का अभाव। तो यह आर्थिक नियोजन की असफलता का कारण क्या है, तो इसमें अभाव है बहुत सारे कि आर्थिक निर्माण, पहला तो है योजना निर्माण। अगर आर्थिक नियोजन का विकास करना है तो पहली बात योजना का निर्माण करना है। तो अगर योजना का निर्माण नहीं होगा और उसका क्रियान्वयन नहीं होगा और उसका समन्वय का
अभाव होगा तो ये आर्थिक नियोजन में असफलता अपने आप आ जाएगी। तो आर्थिक नियोजन की असफलता का पहला कारण है योजना निर्माण का अभाव और क्रियान्वयन में समन्वय नहीं होना, इसका अभाव। फिर राज्य स्तर पर उपयुक्त नियोजन तंत्र का अभाव, राज्य स्तर पर उपयुक्त नियोजन होना चाहिए तो उसी का अभाव होगा तो आर्थिक नियोजन में असफलता बिल्कुल आएगी। तो ये 2 पॉइंट थे उसकी असफलता के। तो चलिए आगे दोस्तों, अब आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्या है सवाल दोस्तों, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई तथा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना संपूर्ण हो चुकी है। तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी एवं अब तक 11 पंचवर्षीय योजना संपूर्ण हो चुकी है। कितनी दोस्तों? याद रखना, 11 पंचवर्षीय योजना संपूर्ण हो चुकी है और पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी तब लगी थी 1951 में लागू हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र का आर्थिक विकास में क्या महत्व है। सार्वजनिक क्षेत्र का आर्थिक विकास में क्या महत्व है। दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है सभी के लिए, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र हम सरकारी क्षेत्र को कह सकते हैं जो सभी के लिए होता है। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि हम सार्वजनिक किसको बोलेंगे, जो सभी के लिए होता है। जैसे कि स्कूल, स्कूल एक सार्वजनिक स्थान है, ठीक है। जैसे कि बैंक, बैंक को भी हम सार्वजनिक स्थान कह सकते हैं, यानी सभी के लिए उपयुक्त है, सभी के लिए काम में आता है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, जो सरकारी क्षेत्र होता है और इसका आर्थिक विकास में क्या महत्व है, इसका आर्थिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर इस सार्वजनिक क्षेत्र का क्या महत्व है। दोस्तों अच्छा सवाल है कि सामाजिक समाजवादी समाज में स्थान है। पहला तो समाजवादी समाज में इस सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान बहुत ही अच्छा स्थान है। फिर आर्थिक विकास की दर में वृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए धन का स्रोत। आर्थिक विकास में पहली तो दर में वृद्धि और एवं आर्थिक विकास के लिए धन का स्रोत ये सार्वजनिक क्षेत्र बढ़ाता है। तो ये दूसरा महत्व है। तीसरा महत्व है सार्वजनिक क्षेत्र का कि अचल पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का भाग, अचल पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का भाग बहुत ही अच्छा होता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र का अगला महत्व है कि निजी एकाधिकार पर रोक। निजी एकाधिकार होती है, जैसे कि प्राइवेट क्षेत्र होता है तो वो किसी एक निजी अधिकारी के लिए इस पर रोक लगती है एवं निजी क्षेत्र की बुराइयों को दूर करना है। निजी क्षेत्र की जो बुराइयां होती है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र के आने पर इस निजी क्षेत्र की बुराइयों को कम करना भी इसका प्रभाव है, इसका महत्व है। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये 4 महत्व बहुत ही अच्छे महत्व थे। एक और सवाल है 91वां सवाल दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संधारणीय विकास क्या है। संधारणीय विकास क्या है बताइए। यह एक ऐसी प्रक्रिया, संधारणीय विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे आधार का ह्रास नहीं होने दिया जाता। प्राकृतिक संसाधनों के आधार का ह्रास यानी उसकी हानि नहीं होने दी जाती। यह जीवन की गुणवत्ता, वास्तविक आय बढ़ाने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय गुणवत्ता, पर्यावरणीय आयातों की अब तक अपेक्षित भूमिका पर बल देना। तो इसका संधारणीय विकास क्या होता है कि संधारणीय विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास नहीं होने दिया जाता है और यह जीवन की गुणवत्ता और वास्तविक आय को बढ़ाने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय गुणवत्ता, पर्यावरणीय आगतों की अब तक उपेक्षित भूमिका पर बल देना। जो पर्यावरण की आगतों की जो अब तक उपेक्षित जो भूमिका है उस पर बल देना, तो ये संधारणीय विकास का बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। तो चलिए आगे बढ़ते, एक और सवाल है 92वां सवाल दोस्तों, क्या है कि सुस्थिर आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए। सुस्थिर आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए। दोस्तों एक विद्वान था, ब्रुटलैंड की रिपोर्ट के अनुसार सुस्थिर आर्थिक विकास को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये आर्थिक विकास होता है। ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट में इसने क्या कहा था कि सुस्थिर आर्थिक विकास को, इस सुस्थिर आर्थिक विकास को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता के बिना, भविष्य की पीढ़ियों की चिंता किए बिना, समझौता किए बिना, वर्तमान पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिभाषित किया जा सकता है। तो ये क्या है? सुस्थिर आर्थिक विकास है, सुस्थिर आर्थिक विकास है। और एक और था पीरियर्स एवं नारफोर्ड, तो ये 2 विद्वान थे, इनने भी अलग परिभाषा बनाई कि सुस्थिर आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों, इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ह्रास नहीं होने दिया जाता। प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर इसको ह्रास नहीं होने दिया जाता और ये जीवन की गुणवत्ता, वास्तविक आय को बढ़ाने की प्रक्रिया है। कौन?
स्थिर आर्थिक विकास जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और वास्तविक आय को बढ़ाने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय गुणवत्ता आघातों को अब तक उपेक्षित भूमिका पर बल देता है। तो ये सुस्थिर आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। दोस्तों इस ब्रुटलैंड ने बहुत ही अच्छी परिभाषा बताई कि सुस्थिर आर्थिक विकास वह विकास होता है जिसमें सुस्थिर आर्थिक विकास को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता के बिना, भविष्य में जो पीढ़ियां आने वाली है हमारी, तो उसकी आवश्यकता के बिना, उसे पूछे बगैर, उस पीढ़ियों को समझौता किए बगैर, वर्तमान पीढ़ियों ने आज की जो पीढ़ियां है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी परिभाषा इस ब्रुटलैंड के द्वारा बताएगी सुस्थिर आर्थिक विकास के बारे में। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं? पर्यावरण है हमारा, ठीक है, एनवायरमेंट। तो इस पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से गैर आर्थिक तत्व है? तो पहला है सामाजिक तत्व, पर्यावरण को बिल्कुल प्रभावित करता है। सांस्कृतिक तत्व, ये भी हमारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले, प्रदूषित नहीं, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक तत्व है। पहला है सामाजिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, राजनीतिक दशाएं तथा राजनीतिक तत्व, धार्मिक तत्व, नैतिक तत्व, आर्थिक परिस्थितियां, कानून एवं व्यवस्था तत्व। दोस्तों पर्यावरण को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक तत्वों में पहला है सामाजिक तत्व, दूसरा है पर्यावरण को प्रभावित करता है सांस्कृतिक तत्व, तीसरा है पर्यावरण को प्रभावित करता है राजनीतिक दशा या फिर राजनीतिक तत्व, चौथा है पर्यावरण को प्रभावित करने वाला चौथा तत्व धार्मिक तत्व, पर्यावरण को प्रभावित करने वाला पांचवा तत्व नैतिक तत्व, पर्यावरण को प्रभावित करने वाला छठवां तत्व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। ये भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां होती है तो वो भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। अगला है पर्यावरण को प्रभावित करने वाला कानून एवं व्यवस्था तत्व। तो ये सारे तत्व है वो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक तत्व है। कैसे? गैर आर्थिक तत्व है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को कम करने हेतु प्रदूषण को कम करने हेतु सरकार द्वारा किए गए दो प्रयास। अब पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, उस पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने के लिए हमारी सरकार ने गवर्नमेंट ने कौन कौन से नियम बनाए, कौन कौन से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1972। दोस्तों जीके के लिए भी बहुत अच्छा सवाल बनता है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में लागू हुआ। तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया ध्वनि को कम करने के लिए, जो वाहनों की ध्वनि है या फिर जो फैक्ट्रियों कारखानों की ध्वनि होती है उसको कम करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम चलाया गया। तो वो कब चलाया गया? 1972 में। फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत सुरक्षित रहने हेतु अनेक प्रयास, भारतीय संविधान है, हमारा भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत सुरक्षित संरक्षित करने हेतु अनेक प्रयास, जैसे आणविक शक्ति अधिनियम बिल्कुल सरकार के द्वारा इस प्रदूषण को कम करने के लिए चलाया। 1962 में रेडियो धर्मी रक्षा नियम, 1962 में जो रेडियो धर्मी रक्षा नियम लागू किया गया, 1971 में भी, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है प्राकृतिक साधनों के प्रबंधन के लिए कुछ सुझाव दीजिए। अब प्राकृतिक जो संसाधन है हमें प्रकृति ने अपने आप, प्रकृति में जो संसाधन बनते हैं प्राकृतिक संसाधन, तो प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए तो उसके प्रबंधन, उसको रखना है तो उसके सुझाव दीजिए, यानी कि उसको प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रखने का पहला सुझाव है भू संरक्षण। अगर भूमि का संरक्षण होगा, भू संरक्षण होगा तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण हो सकता है। फिर दूसरा सुझाव है जल संरक्षण। अगर जल का संरक्षण होगा तो प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण होगा। फिर वन संरक्षण, वनों का संरक्षण होगा तो प्रकृति में वन यानी प्राकृतिक वनों का संरक्षण भी होगा। फिर अगला है चौथा पॉइंट है प्राकृतिक आवासों का विनाश। प्राकृतिक जो आवास है उसका विनाश वन्य जीवों को बचाने के लिए सुरक्षित क्षेत्र छोड़ना चाहिए। वन्य जीवों को बचाने के लिए सुरक्षित क्षेत्र होता है, वन्य क्षेत्र होता है, उसको छोड़ना चाहिए। और प्राकृतिक आवासों का विनाश है, प्राकृतिक आवास अपने आप बनाए तो उसका विनाश, और वन्य जीवों को बचाने के लिए सुरक्षित क्षेत्र, वन्य क्षेत्रों को अपनाना चाहिए, यानी उसको छोड़ देना चाहिए, यानी इसमें जानवरों को रहना चाहिए। तो भी प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसका बदलाव हो सकता है। फिर आगे है जो वृक्ष निरंतर काट लिए जाते हैं, जो वृक्ष वनों में नियंत्रण यानी कि नियंत्रित लगातार काटे जाते हैं, तो उसके बदले नए वृक्ष लगाने चाहिए। तो ये भी प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने का तरीका सुझाव है। दोस्तों अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो, लेकिन एक बार देखा हुआ होना चाहिए। 121वां सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वही लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, आप जानते भी होंगे कि 121वां सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल एग्जाम की दृष्टि से। प्रदूषण कम करने नियंत्रित करने के लिए दैनिक जीवन में आप के द्वारा किए जा रहे प्रयास बताइए। हमारे दैनिक जीवन में प्रदूषण को कम करना है, नियंत्रित करना है, तो उसके लिए दैनिक जीवन में आप
के द्वारा किए जा रहे जो प्रयास है तो वो कौन कौन से प्रदूषण को जल में हानिकारक एवं अवशिष्ट पदार्थों को नहीं डालना। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जल में हम हानिकारक और अवशिष्ट पदार्थों को न डालें, तो इससे प्रदूषण कम हो सकता है। कौन सा? जल प्रदूषण, ठीक है। और कूड़ा कचरा नियमित स्थानों पर जहां पर डालना चाहिए, कूड़े स्थानों पर वहां डालना चाहिए। जैविक अजैविक कचरे को अलग रखना। बहुत अच्छा सवाल, आप अपने आप भी लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन अच्छा सवाल है। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का अति दोहन न करना। प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया अपने आप संसाधन, तो वो उसका दोहन है, बिल्कुल फालतू चीजों को वेस्ट नहीं करना। तो दोस्तों 126वां सवाल, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं? बहुत ही अच्छा सवाल एग्जाम की दृष्टि से बनता है। पर्यावरण के मुख्य घटक, पर्यावरण में मौजूद मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल। पर्यावरण के मुख्य घटकों को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है आर्थिक घटक। पर्यावरण को दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है, दो घटकों में, मुख्य दो घटकों में, ठीक है, दो भागों में। आर्थिक घटक, पहला घटक आर्थिक घटक। प्राकृतिक एवं मानवीय घटक, पर्यावरण का प्राकृतिक एवं मानवीय घटक पहला। दूसरा है पूंजी निर्माण। तीसरा है आर्थिक प्रणालियों एवं नीतियों। चौथा है प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्धन। पूंजी या ऋण, बाजार का आकार, व्यावसायिक वितरण, व्यवसाय का किस प्रकार का वितरण है, कितना है, उद्यमीशीलता, उद्यमशीलता, धारणभूत सुविधाएं, राष्ट्रीय आय एवं इसका विस्तार। तो दोस्तों पर्यावरण के मुख्य घटकों में जो आर्थिक घटक होते हैं, तो उस आर्थिक घटकों में, आर्थिक घटक मतलब एक किसी प्रकार की, जैसे कि हम उसको अर्थव्यवस्था मान सकते हैं, जैसे कि पूंजी किस प्रकार विकसित होती है, तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन जैसे कि वृक्ष है, जल है और वायु है, ध्वनि है, तो वो प्राकृतिक जो मानवीय प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन होते हैं, तो वो पहला घटक हो गया, ठीक है। फिर पूंजी का निर्माण, तो ये भी आर्थिक घटकों में आ गया, पर्यावरण के भाग में आ गया पूंजी निर्माण। आर्थिक प्रणालियों एवं नीतियां, आर्थिक प्रणालियां किस प्रकार की है, तो ये पर्यावरण के मुख्य घटकों में आते हैं, ठीक है। कौन से घटकों में? आर्थिक घटकों में पर्यावरण के। फिर प्रौद्योगिकी एवं नव प्रवर्धन, पूंजी या फिर ऋण, बाजार का आकार किस प्रकार का है और व्यावसायिक वितरण किस प्रकार का है, उद्यमशीलता, आधारभूत सुविधाएं किस प्रकार की है, राष्ट्रीय आय एवं उसका वितरण किस प्रकार का है दोस्तों। तो अब है अगला अनार्थिक या गैर निर्धारक। अनार्थिक या फिर गैर आर्थिक घटक, अनार्थिक या फिर गैर आर्थिक घटक है, तो वो घटक सामाजिक घटक जनसंख्या के परिणात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जो सामाजिक घटक जनसंख्या को, सामाजिक घटक होते हैं वो जनसंख्या को परिणामात्मक और गुणात्मक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक घटकों को प्रभाव, सांस्कृतिक घटकों का प्रभाव उस देश में साहस, उद्यमिता पर प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक दशाएं, स्थिर या अस्थिर, राजनीतिक दशाएं होती है वो स्थिर या फिर अस्थिर, यानी गैर आर्थिक घटनाएं होती है, घटक होते हैं, तो वो नैतिक घटक में लोगों में कार्य की प्रति उत्परता, ईमानदारी तथा सेवा भाव आदि शामिल है। और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी इसमें शामिल है, यानी कि गैर एक सरकारी आर्थिक घटक होते हैं। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि गैर आर्थिक घटक मतलब सरकारी, एक किसी संस्था के द्वारा निर्धारित होते हैं, तो गैर आर्थिक घटक होते हैं। जैसे कि सामाजिक घटक जनसंख्या के परिणात्मक, यानी जनसंख्या बढ़ने के बाद में, उसके परिणाम के बाद में गुणात्मक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। तो ये एक गैर आर्थिक घटक आ गए, ठीक है। तो सांस्कृतिक घटकों का प्रभाव उस देश, यानी देश की बात हो रही है, यानी गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, एक स्तर वाला कह सकते हैं, यानी कि गैर आर्थिक घटक कह सकते हैं। तो सांस्कृतिक घटकों का प्रभाव उस देश, जैसे कि भारत देश में सांस्कृतिक घटकों का प्रभाव वहां की उद्यमिता पर प्रभाव पड़ता है। और राजनीतिक दशाएं स्थिर या फिर अस्थिर, राजनीतिक दशा होती है देश में, तो वो स्थिर या फिर अस्थिर है, तो वो भी गैर आर्थिक घटक के अंतर्गत आता है। नैतिक घटक में लोगों में कार्य के प्रति तत्परता, यानी कि लोग किसी कार्य के प्रति कितना तत्पर रहता है, तो उसके प्रति लोगों की क्या कार्यशीलता, कार्य करने की इच्छा, उसके आधार पर ईमानदारी, लोगों की ईमानदारी कार्य करने में, तो ये भी गैर आर्थिक घटक के अंतर्गत आता है। सेवा आदि शामिल है, यानी कि किसी के प्रति सेवा का भाव, तो भी गैर आर्थिक घटक के आदि। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, यानी अंतर्राष्ट्रीय देश के स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां खड़ी हो जाती है, तो वो गैर आर्थिक घटक के अंतर्गत आता है। ये तो दो पर्यावरण के घटक थे। तो पर्यावरण के मुख्य घटकों की बात करें तो एक तो आर्थिक घटक, जो जैसे कि प्राकृतिक है, पूंजी है, आर्थिक प्रणालियां हैं, प्रौद्योगिकी है, उद्योग है, पूंजी है, बाजार है, उद्यमशीलता है,
आधारभूत सुविधा है। तो ये सारे सारे क्या आ गए, आर्थिक घटक, ठीक है, अर्थव्यवस्था संबंधी। और गैर आर्थिक घटक वो होते हैं जो सरकार किसी संस्था द्वारा, किसी बड़ी संस्था, बहुत ही बड़े एरिया वाले होते हैं, तो वो गैर आर्थिक घटक आ गए। तो कौन कौन से, सामाजिक घटक, सामाजिक यानी समाज वाले घटक, जनसंख्या के परिणाम यानी जनसंख्या बहुत अच्छी, बहुत ही बड़ी, बहुत बड़ी बात है जनसंख्या वाले, उसका गुणात्मक पहलुओं को प्रभावित करता है, नहीं कि जो जनसंख्या के गुणात्मक पहलू होते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, यानी गैर आर्थिक आ गए, ठीक है। सांस्कृतिक घटनाओं, सांस्कृतिक घटना होती है हमारे देश में, सांस्कृतिक घटकों का प्रभाव एक उद्यमशीलता पर पड़ता है। और राजनीतिक दशा, दोस्तों राजनीतिक बात हो रही, मतलब गैर आर्थिक घटनाएं, घटक, सॉरी। तो ये सारे के सारे पर्यावरण के मुख्य घटक के अंतर्गत आ गए। पहला है आर्थिक घटक, दूसरा है गैर आर्थिक घटक। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी लगाकर रख लेना और इसे नजरों में रखना दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लास हो चुकी है, काफी टाइम हो गया है, घंटे की क्लास होगी दोस्तों, और इतनी लंबी क्लास को आपके लिए अटेंड करना, मैं आपके अगले क्लास में इस प्रश्नों का आयोजन, बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे दोस्तों, 60 करके भी दोस्तों टिक लगा कर रखे सवालों पर। ये सवाल अगली क्लास में रहेगा दोस्तों, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से और पूछा भी जाएगा दोस्तों। तो आप इस सवाल को, इस प्रश्नों को देखिएगा जरूर दोस्तों। लघुतात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, बहुत ही अच्छे सवाल होंगे, उन्हीं सवालों को लेंगे। बाकी ज्यादातर इतनी डिस्कशन, बहुत ही बड़ी डिस्कशन हो जाती है और एक इतनी छोटी सी स्क्रीन पर इसको आपके सामने पेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं सवाल को रिपीट करता करता, उस उत्तर को बढ़ाता बढ़ाता आपको पूरी क्लास को अटेंड करवाता हूँ। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, ऐसे बड़े सवालों को इतनी छोटी स्क्रीन पर रखना बहुत ही ईजी काम नहीं है दोस्तों। छोटा सवाल तो इतने में रह जाता है, इतने में छोटा सवाल रह जाता है, लेकिन बड़ा सवाल तो इतने में तो सवाल रहता है, लेकिन आंसर तो बड़ा होता है, उसको इस प्रकार घुमाना पड़ता है। तो इसलिए इस सवालों को आपके सामने पेश करना, तो भी आप मेरे निबंधात्मक प्रश्नों को देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए दोस्तों। पढ़ाने की जो तरीका है आपके सामने, उस सवालों को पेश करने का जो तरीका है वो दोस्तों बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार थे और वीडियो को अंत तक वॉच किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेवे प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे दोस्तों। इसी प्रकार में लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की महामैराथन क्लासों के साथ में हर वर्ष आपकी थर्ड ईयर हो गई, सेकेंड ईयर को मैं अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करने के बाद में अगले साल थर्ड ईयर के लिए भी आप इस चैनल के लिए जुड़ जाइए दोस्तों। तो तब तक के लिए आपकी अगली क्लास लघुतरात्मक प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद, बाय बाय।